नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी 2026 अंडर ग्रेजुएट लेवल की जितनी भी शिफ्ट हैं उन सभी का हम लोग मैथ सोल्यूशन कर रहे हैं। तो आज जो शिफ्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है 7 मई की थर्ड शिफ्ट। इसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं इन एक एडवांस अप्रोच के साथ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन के साथ साथ एग्जाम में किस अप्रोच से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है ये भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो ये जितनी भी आपकी शिफ्ट है ये उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो कि आरआरबी के अपकमिंग एग्जाम देने वाले हैं, जैसे कि आपका सीबीटी 2 का एग्जाम है। उसके अलावा ग्रुप डी वाले जो एस्पिरेंट हैं उनकी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। तो ग्रुप डी वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। बाकी इससे पहले 2 शिफ्ट में ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको भी जाके देखिए। बाकी इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। बाकी जो एनटीपीसी वाले एस्पिरेंट हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अपनी टाइपिंग की जो प्रिपरेशन है वो भी साथ साथ करते रहो। हमने आपके लिए एडवांस टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल रेलवे जैसा है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 1000 प्लस प्रो टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं जिसमें मैक्सिमम आपके प्रीवियस ईयर टेस्ट है। उसके अलावा फ्री डेमो आपके लिए अवेलेबल है। मैं आप सभी एस्पिरेंट से जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया, वहां से आप डेमो दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे और ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन को मैंने इससे पहले वाली शिफ्ट में भी जब सोल्यूशन कराया तो आपको बताया कि यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेशन का जो मेथड है वो लगाना है। जैसे यहाँ पे ये पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक ग्राहक, यहाँ पे ओवरऑल पूछा क्या है कि एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौने पर निम्नलिखित स्कीम प्रदान करता है। तो यहाँ पे एक ग्राहक 7 खिलौने खरीदना चाहता है। एक ग्राहक 7 खिलौने खरीदना चाहता है। ऊपर दी गई स्कीम में से कौन सी स्कीम उसके लिए सबसे कम लाभप्रद होगी, यानी कि सबसे कम जो लाभप्रद है वो कौन सी स्कीम उसके लिए होगी, यानी कि वो स्कीम सबसे कम लाभप्रद होगी जिसमें उसे सबसे कम डिस्काउंट मिलेगा। तो अब डिस्काउंट निकाल लेते हैं भाई। पहला जो ऑप्शन है इसमें 39% और 3% का डिस्काउंट दिया है। तो अगर यहाँ पे 2 डिस्काउंट है तो ओवरऑल अगर डिस्काउंट निकालेंगे तो 39 और 3 42 और इसमें से कुछ ना कुछ घटेगा जो इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी कि यहाँ पे जो डिस्काउंट आएगा वो 40% या उससे ऊपर आएगा। तो ये हमने निकाल लिया। दूसरे वाले ऑप्शन में हमने देखा कि 36 और आपका 13 है तो ये आपका 49% से कुछ आएगा कम और फिर इसमें 8 और जोड़ेंगे, यानी कि ये वाला जो डिस्काउंट है इसकी रेट 50% या उससे ज्यादा आपकी आएगी। तो 2 डिस्काउंट हम अप्रोक्सीमेट उनकी वैल्यू निकाल चुके हैं। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 खिलौनों पर 18% की छूट और उसके बाद प्रत्येक खिलौने पर 41% की छूट दी जाती है। तो ओवरऑल छूट क्या होगी, देखो 2 और ओवरऑल कितने खिलौने खरीदता है, 7 खिलौने। तो पहले 2 खिलौने जो हैं, पहले 2 खिलौने पे उसे कितनी छूट मिली, 18% की। बचे हुए 5 जो खिलौने हैं उस पर कितनी छूट मिल रही है, 41% की। तो ओवरऑल 7 खिलौने पे कितनी छूट मिलेगी ये हम यहां से निकाल लेते हैं। तो 18 दूनी कितना हुआ, 36% और यहाँ पे 5 एकन 5 और 5 चक्कू 20 हुआ। यहाँ पे 5 एकन 5 और यहाँ पे 5 चक्कू 20, यानी कि कितना आएगा 205 और ये 7x के बराबर है। तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका 241 की वैल्यू 7x के बराबर है। 7 से कटेगा क्या, 7 तिया आपका 7 तिया 21 और फिर कितना बचा 3 और 1, अब कितने बार जाएगा 7 चौक 28, यानी कि 34% के आसपास जो डिस्काउंट है वो तीसरे वाले ऑप्शन में आएगा। ठीक है, अब चौथे वाले में क्या है कि 7 खिलौने खरीदने पर 5 खिलौने मुफ्त मिलते हैं, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे 12 रुपए एमआरपी का माल लेके आता है लेकिन पैसा इसे 7 का ही देना पड़ता है। तो कितना डिस्काउंट मिला इसे, 5 का डिस्काउंट मिला किस पे, 12 पे। तो 100 पे कितना होगा, तो यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा, 4 तिया 12, 25 पंचे 125 को 3 से काटेंगे तो तिचौक 12, यानी कि 40 के समथिंग यहाँ पर भी तिचौक 12 और यहाँ पे 3 एकन 3, यानी कि 41 पॉइंट कुछ आएगा। तो सबसे कम जो डिस्काउंट है वो सी वाले ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो सी वाला ऑप्शन सी वाले ऑप्शन में दिया है, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, यहाँ पे सिंपल इसे सॉल्व करना है। तो देखो 1.5 को 0.2 से अगर गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 15 दूनी 30 और पॉइंट जो है वो 2 अंक के बाद लगेगा, यानी कि यहाँ पे 0.30 आएगा और फिर डिवाइड करना 0.3 से। तो पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 1। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो यहाँ पे 1 आएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका
बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे पॉइंट देखो लगा हुआ है, ये मिस्टेक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 0.01, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 0.1। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, 86 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, 6a²। अगर घन की भुजा a है तो यहाँ पे 6a² यानी कि 6 × 86 का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखो पूरा आप सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि क्या यूनिट डिजिट से हमारा काम चल जाएगा, तो बिल्कुल चल जाएगा। देखो 6 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 ही आएगा, और फिर 6 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 6 ही आएगा। यानी कि वो ऑप्शन देखो जिसका यूनिट डिजिट 6 हो। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 6 है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में यदि उनका जो एलसीएम है वो 240 है तो उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे उन दोनों संख्याओं का योगफल अगर हमें निकालना है, देखो इसको भी आप ऑप्शन से कर सकते हो। आपको पता है 5, 4, 9 इनका जो योगफल होगा वो कितना होगा, 9 का मल्टीपल होगा, यानी कि 9 से कटने वाली संख्या होगा, और 9 से कटने वाली एक ही संख्या है। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी सॉल्व कैसे करेंगे, हमने मान लिया जो संख्या है वो 4 और 5 के अनुपात में, यानी कि 4x और 5x हो गए। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 20x होगा, और इसकी वैल्यू 240 दी है तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। कितना आएगा आपका, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, 9x। तो 9x की वैल्यू कितनी होगी, 12×108। देखो वही चीज आई। तो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग का यूज करोगे तो आप इजिली क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हो, और वहां पे जितना ज्यादा आप टाइम बचाओगे वही कहीं ना कहीं आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि कंपटीशन इसी का नाम है। आप कम से कम टाइम में कितने ज्यादा क्वेश्चन करते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 7 अंकों की संख्या ये दी हुई है जो कि 24 से विभाज्य, तो ए और बी का न्यूनतम मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि 24 जो है किससे मिलके बनता है, 8 और 3 से मिलके बनता है। यानी कि ये जो 8 की डिविजिबिलिटी है और जो 3 की डिविजिबिलिटी है दोनों को फॉलो करना चाहिए। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि संख्या के लास्ट में या तो 3 जीरो हो, या लास्ट के 3 अंक 8 से पूरी तरीके से कटे तो संख्या जो है वो 8 से डिवाइड होती है। अब लास्ट के 3 अंक क्या होंगे, देखो 7, 6 बी है, तो बी की जगह पे यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो 8 से कटने के लिए या तो यहाँ पे 0 होना चाहिए तो ये नंबर 8 से कटेगा, या फिर यहाँ पे 8 होना चाहिए तब ये नंबर 8 से कटेगा। लेकिन दोनों का सम मिला के 8 से कम ऑप्शन दिए हैं, इसका मतलब है 8 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब बी के स्थान पे 0 होगा। तो बी के स्थान पे 0 आ गया। अब 3 से जो भी 3 की डिविजिबिलिटी फॉलो करना चाहिए, और 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि संख्या के अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 3, 2, 5 और 5, 7, 12, 12, 7, 19, 19, 6, 25। 25 के बाद अगला कौन सा नंबर है जो कि 3 से कटता है, तो 27 है, यानी कि दो ऐड करना पड़ेगा इसके लिए। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और बी की वैल्यू 0, तो इसका सम कितना होगा आपका 2। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि 1.2, 4.8 और 7.15 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। अब चतुर्थानुपाती का मतलब इसका इससे वही अनुपात होगा जो इसका अगले वाले से अनुपात होगा। तो ये देखो 4 गुना है इसका मतलब है इसका अगला जो नंबर आएगा वो इसका 4 गुना होगा। तो 4 गुना मतलब 15 चक्कू 60 और 7 चौक 28, यानी कि 28.6 होगा अगला नंबर। तो अब यहाँ पे रेशियो बना के लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना आपको। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि एक कर्मचारी के वेतन में पहले वर्ष में 5% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में भी 5% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष में ओवरऑल वृद्धि कितनी होगी। तो आपको पता है कि ओवरऑल वृद्धि कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। ये फार्मूला होता है आपका, वृद्धि है तो प्लस हो जाएगा और कमी है तो माइनस हो जाएगा। ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप यहाँ पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना पता होगा। 2 बार अगर वृद्धि लगाएंगे तो ओवरऑल वृद्धि कितनी होगी, 5 + 5 + 5 × 5/100, यानी कितना जाएगा आपका 10.25 आएगा, 10.25%, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज के एक विकर्ण की जो लंबाई है वो 36 सेंटीमीटर है तथा अन्य 2 शीर्षों से इस विकर्ण पर डाले गए जो लंब है वो क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां पे क्या है, इस तरीके से एक चतुर्भुज है, ठीक है।
इस तरीके से एक चतुर्भुज है, इसका विकर्ण जो है वो कितना है आपका 36 है। ठीक है, इस पे एक परपेंडिकुलर इस तरीके से डाला और एक परपेंडिकुलर आपने इस तरीके से डाला। पहला वाला जो परपेंडिकुलर है इसकी लंबाई है 20 और दूसरे वाले की लंबाई है 10। तो आपको पता है अगर चतुर्भुज का एरिया निकालना है तो चतुर्भुज का एरिया क्या होगा, इन दोनों आपके त्रिभुज के एरिया के सम के बराबर होगा। और त्रिभुज का एरिया क्या होता है, अगर हमें बेस पता है और हाइट पता है तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो पहले वाले चतुर्भुज का एरिया कितना, मतलब त्रिभुज का एरिया ऊपर वाले का कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 36 और हाइट कितनी है 20। और दूसरे वाले का कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट यानी कि 36 इंटू 10। और इसी को फार्मूला भी बना दिया जाता है कि अगर इस तरीके से कोई प्रॉपर्टी दी हो, विकर्ण दिया और उस पर डाले के परपेंडिकुलर दिए हैं तो इसका एरिया डायरेक्ट आप निकाल सकते हो 1/2 d1 और h1 प्लस h2, ये यहीं से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 10, तो 10 का मतलब 360 हुआ और यहाँ पे कितना होगा 18 यानी कि 180 ये हुआ। तो 360 और 180 कितना हो जाएगा आपका 540। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो क्या कर रहा है कि रवि अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सिंपल है भाई क्वेश्चन, देखो आय जो है उसका 70% खर्च करता है, यानी कि टोटल अगर 10 रुपए कमाता है तो 7 रुपए खर्च करता है, बचत कितनी करता है 3 की करता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आय में 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, उसके अलावा क्या कह रहा है, व्यय यानी कि खर्च में 10% की वृद्धि हो रही है। तो ओवरऑल कह रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तुमने मान लिया एक्स की वृद्धि या कमी होगी, अगर प्लस में आएगा तो वृद्धि होगी, माइनस में आएगा तो कमी होगी। देखो 10 को ही तो 7 और 3 में ब्रेक किया गया, इसका मतलब है इसका सम इसके सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा 250 और यहाँ पे कितना आएगा 70 और यहाँ पे कितना आएगा 3x। इधर ले आएंगे तो 3x की वैल्यू कितनी जाएगी 180, तो 3×4 18। ये प्लस आने का मतलब क्या है कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 60% की वृद्धि होगी। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का जो योगफल है वो 30 है और उनका गुणनफल जो है वो 176 है, उनके बीच धनात्मक अंतर क्या होगा। अब देखो गुणनफल अगर 176 है यानी कि a गुणे b की जो वैल्यू है वो 176 है, तो यहीं पे कहीं ना कहीं हमारा आंसर छुपा हुआ है, इसको हमें देखने की जरूरत है। आपको पता है कि 176 11 से कटता है, क्या होता है 11 से अगर काटे तो 11 एकन 11 और 11 छक्का 66, तो 11 इंटू 16 हुआ। अगर संख्याएं 11 और 16 ही है तो इसका सम कितना होगा 27 होगा, लेकिन दोनों संख्याओं का योगफल 30 है। तो 30 कैसे आ सकता है, यहाँ पे अगर हम दो इधर गुणा कर दें फिर तो 22, अगर यहाँ पे 2 से गुणा किया तो 22 हो गया, तो यहाँ पे 8 रह जाएगा, तभी इसका जो गुणनफल है वो आपका 176 होगा। लेकिन अब हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है कि 22 और 8 कितना हुआ 30, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, यानी कि संख्या 22 और 8 होंगी, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, इनका डिफरेंस 14 होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का मध्यानुपाती 30 है, यदि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 45 है तो छोटी संख्या क्या होगी। देखो मध्यानुपाती का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट ए बी की जो वैल्यू है वो 30 दी है, तो यहां से ए बी जो है वो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। अब दोनों संख्याओं का जो अंतर है यानी कि a माइनस बी जो है वो 45 दिया है, तो a प्लस बी अगर निकालें तो क्या आएगा आपका a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, आपको पता है क्या होता है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4ab। तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर 45 का स्क्वायर करेंगे तो जब कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है, लास्ट में 25 आएगा और ये जो नंबर है इससे एक बड़े नंबर से गुणा कर दो, तो 4 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 20, यानी कि इसका स्क्वायर कितना होगा 20 25 और प्लस 4 नाम 36, 3600 ये हो गया आपका। इसे ऐड करेंगे तो 5 2 और 6 और यहाँ पे कितना आएगा 5 56 25। अब 56 25 में ये भी पता है आपको कि कोई ऐसे नंबर का स्क्वायर होगा जिसके लास्ट में 5 आएगा, तो आपको पता है 75 का अगर स्क्वायर इसी टिक से निकालें तो लास्ट में 25 आएगा और 8 से गुणा करेंगे तो 8 से 56, यानी कि ये किसका स्क्वायर है 75 का स्क्वायर है। तो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई आपकी, a प्लस बी की वैल्यू हो गई 75 और a माइनस बी की जो वैल्यू है वो हो गई 45। हमें छोटी संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे घटा देंगे इसे, तो घटाएंगे तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 2b की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 30, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 15। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है,
एक बिक्री के दौरान 40% सामान जो है वो 10% के लाभ पर बेचा गया। शेष जो सामान है, शेष सामान में से 25% को 15% के लाभ पर बेचा गया और शेष को 29% की हानि पर बेच दिया गया। तो ओवर उसके अलावा यदि कुल जो हानि है वो x% की होती है तो ओवरऑल हानि आपकी मतलब x की वैल्यू जो है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे एक बिक्री के दौरान 40% जो सामान है उसको कितने पे बेचा गया, 10% के फायदे पर बेचा गया। क्लियर। फिर बचा कितना, 60% और इसका 25%, तो 60 का 25% कितना हुआ, 15%। इसको किस पे बेचा गया भाई, इसको 15% के फायदे पर बेचा गया। तो बचा कितना, 45%। इसको किस पे बेचा जाता है, 29% की हानि पर बेचा जाता है। तो ओवरऑल 100% पे यहां पे क्या कह रहा है, 29% की हानि पर बेचा गया। यदि कुल हानि यानी कि ओवरऑल पे x% की हानि हो रही है तो इस x की वैल्यू बतानी है। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, 5 नाम 45 और कितना होगा 20। अब 20 को तो इसी में ब्रेक किया गया, इसका मतलब है इसका सम इसके सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका 80, यहाँ पे कितना होगा 45 और यहाँ पे 9 9 81, यहाँ से लगा 8, 9 दूनी 18 और 8 कितना हुआ 26, 261 और इसकी वैल्यू 20x के बराबर है। तो यहाँ पे 261 और इसमें से 125 जाएगा। तो 11 में से 5 गया तो 6 बचा, 5 से 2 गया 3 बचा और 136 माइनस का 136 और इसे 20 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, यानी कितना जाएगा आपका x की वैल्यू माइनस का 6.8। माइनस आने का मतलब है कि यहाँ पे हानि होगी, ओवरऑल हानि जो होगी वो कितनी होगी, 6.8% की होगी। यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, और काफी अच्छा क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 16 सही 2/3% और 20% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद भी 11 सही 1/9% का लाभ अर्जित करना चाहता है। यदि दुकानदार के लिए वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 1800 रुपए है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट की रेट ऑफ परसेंट दी है और प्रॉफिट या लॉस की रेट ऑफ परसेंट दी है तो वहां से रेशियो आप किसका निकाल सकते हो, सीपीयू और एमआरपी का। जैसे अगर मैं कहूं कि 20% का डिस्काउंट दिया था और 20% का फायदा होता है तो यहां से सीपीयू और एमआरपी का अनुपात क्या आएगा, 20% का डिस्काउंट सीपी पे ट्रांसफर होगा तो 100 में से 20 घटाओगे तो ये कितना हो गया 80%। और यहाँ पे 20% का फायदा होता है तो 100 पे 20 अगर ऐड करोगे तो 120। यानी कि सीपीयू और एमआरपी का अनुपात कितना होगा, 40 से काट सकते हैं 2:3 होगा। इसी को अगर हम रेशियो मेथड से सॉल्व करें, अब ये क्यों मैं बता रहा हूं वो अभी यहाँ पे आपके काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो रेशियो मेथड से सॉल्व करने वाली दी है। तो अगर 20% का यहाँ पे डिस्काउंट है तो डिस्काउंट 20% का मतलब 1/5, 5 पे 1 का डिस्काउंट दिया गया यानी कि सीपी कितना है 4/5 हो गया। और 20% का फायदा हो रहा है यानी कि 5 पे 1 का फायदा हो रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 6/5। तो यहां पर भी जो अनुपात आएगा वो 2:3 आएगा। अब उम्मीद है कि ये जो तरीका है जो मैंने आपको बताया उससे आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। कैसे, अब देखो यहां पर भी वही सेम चीजें हैं कि आपका डिस्काउंट दिया है और 2 डिस्काउंट दिए हैं और प्रॉफिट दिया है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे हम रेशियो निकाल सकते हैं किसका, सीपी और एमआरपी का। क्लियर। अब यहां पे डिस्काउंट 2 दिए गए, एक 16 सही 2/3% का दिया गया। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/6, यानी कि 6 पे 1 का डिस्काउंट दिया गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5/6। और फिर आपका 20% का डिस्काउंट दिया गया तो 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी कि फिर ये वैल्यू 4/5 हो गई। क्लियर। और फिर लाभ कितना होता है इससे, 11 से 1/9% का फायदा होता है तो एक इसकी फ्रैक्शन होती है 1/9 की, यानी कि 9 पे 1 का फायदा, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 10/9। उम्मीद है कि जो मैंने तरीका बताया वो आप समझ पाओगे। अब आप इसमें बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, यानी कि सीपी और एमआरपी का अनुपात कितना आ गया 3 और 5। अब सीपी की वैल्यू 3 की वैल्यू 1800 दी है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई 600 के बराबर, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी जाएगी 6 पंचे 30, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दोबारा आप रिकैप करके देख सकते हैं, ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कर रहा है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 की जो वैल्यू है वो 1/2 है तो sec 2x प्लस cosec x प्लस cot स्क्वायर x की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहां इसे सॉल्व करते हैं। देखो 2 cos स्क्वायर x है
और इसे इधर लेके जाएंगे तो 1/2 + 1 यानी कि 3/2 होगा। इसको नीचे लेके आएंगे तो cos स्क्वायर x की जो वैल्यू है वो कितनी जाएगी 3/4। तो cos x की वैल्यू कितनी जाएगी √3/2। और आपको पता है √3/2 cos किस पे होता है, cos 30 पे होता है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री हो गई। अब वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो sec यहाँ पे कितना हो जाएगा sec 30 × 2 यानी कि sec 60 प्लस आपका cosec 30 और प्लस cot स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू बतानी है। अब आपको पता है sec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2, cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, cot 30 की वैल्यू √3 होती है, उसका स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा। 3 2 5 2 कितना हुआ 7, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। बहुलक मतलब वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है 51, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो सबसे ज्यादा बार 51 ही आया, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, यदि 25,200 को 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो अर्जित ब्याज क्या होगा। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, जितना पहले साल मिलेगा उतना हर साल मिलेगा। तो 6% की दर से 4 साल में ब्याज कितना मिलेगा 24%। इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। देखो जब आप 24% निकालोगे तो 24/100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाओ, इकाई का अंक इकाई के अंक से गुणा होगा, यानी कि वो नंबर करेक्ट होगा जिसका यूनिट डिजिट 8 हो। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 8 है, तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये तरीके आपको आने चाहिए, अगर नहीं आते तो सीखने पड़ेंगे, तभी आप टाइम अपना बचा पाओगे। तो ये यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, एक टैंक सामान्यतः पाइप ए द्वारा 10 घंटे में भर जाता है। रिसाव के कारण टैंक को भरने में 12 घंटे लगते हैं। केवल रिसाव के द्वारा पूरे भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए जो है वो टैंक को 10 घंटे में भरता है। जब ए और रिसाव यानी कि ए और बी दोनों चलते हैं तो 12 घंटे लगते हैं। तो एलसीएम कितना हुआ 60, 10 छक्का 60, ये 6 लड्डू बनाता है। और जब दोनों चलते हैं तो 5 लड्डू बनते हैं। इसका मतलब क्या है कि बी 1 घंटे में 1 लड्डू निकालता है, तभी तो ओवरऑल 5 लड्डू बनते हैं। तो कह रहा ओवरऑल जो है 60 लड्डू निकालने में बी को कितना समय लगेगा 60 घंटे लगेंगे, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, एक दुकानदार पेन और नोटबुक एक दुकान पेन और नोटबुक बेचती है। यदि 3 पेन और 2 नोटबुक की कीमत जो है वो 120 रुपए है तथा 2 पेन और 4 नोटबुक की जो कीमत है वो 140 रुपए है, तो एक नोटबुक की कीमत क्या होगी। तो सिंपल है भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है 3 पेन और 2 नोटबुक जो है उनकी कीमत कितनी है 120 रुपए। उसके बाद 2 पेन और आपका 4 जो नोटबुक है उनकी कीमत कितनी है 140 रुपए। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, नोटबुक की कीमत पूछ रहा है, तो पेन को बराबर कर लेंगे। पेन को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से में गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो अब और घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4n हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12n हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा और यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो 14 तिया आपका कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, और जब माइनस करेंगे ये इससे कैंसिल, ये इससे और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 8n और यहाँ पे 420 में से 240 गया तो कितना बचा 0 और 12 से 4 गया तो कितना बचा 8 और यहाँ पे 3 से 2 गया तो कितना बचा 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो n की वैल्यू कितनी जाएगी 8 दूनी 16, फिर कितना बचा 2, फिर 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, यानी कि 22.5 आएगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 25 मीटर है और चौड़ाई 18 मीटर है। यदि बगीचे के बाहर चारों तरफ 2 मीटर की एक समान चौड़ाई का एक पथ बनाया जाता है तो पथ के बाहरी कोर का परिमाप क्या होगा। सिंपल है क्वेश्चन। देखो इस तरीके से एक आयताकार बगीचा है, इसकी चौड़ाई कितनी है भाई, लंबाई जो है वो 25 है और चौड़ाई जो है वो 18। इसके बाहर 2 मीटर का जो है इस तरीके से बगीचा बनाया गया। ठीक है, इस बगीचे का परिमाप पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर बाहर वाला जो आयत है इसकी अगर हमें लंबाई चौड़ाई पता चल जाए तो हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। देखो 2 मीटर चौड़ा है तो 2 इधर ऐड हुआ 2 इधर ऐड हुआ, इसका मतलब है इसकी जो चौड़ाई होगी वो 18 + 4 22 होगी हो जाएगी और यहाँ पे लंबाई जो होगी 2 इधर ऐड होगी 2 इधर ऐड होगी, यानी कि ये 29 हो जाएगी। तो इसका परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप क्या होता है
2 लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 29 प्लस 22, तो ये 51 दूनी कितना हुआ आपका 102। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है, इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो 26 में से 11 गया तो कितना बचेगा 15, 15 प्लस 6 कितना हुआ 21, 21 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 1 9, 9 दूनी 9 1 9, 9 दूनी 18, माइनस का 189 और इसमें से 30 घटा देंगे तो कितना जाएगा माइनस का 159। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कर रहा है, तीन संख्याएं 3, 2 और 13 के अनुपात में इनका एलसीएम जो है वो 6318 है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा। अब जब कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन होता है, तो रेशियो में एक होगा। अगर हम इस मान लें यहाँ पे संख्याएं जो है वो कितनी है 3x है, 2x है और 13x है, तो इसका एलसीएम कितना होगा 3 दूना 6 और 6 तेज 78, यानी कि 78x इसका क्या होगा एलसीएम होगा। और एलसीएम की वैल्यू कितनी है 6318 और एचसीएफ कितना होगा x होगा, यानी कि हमें x की वैल्यू बतानी है। तो सॉल्व कर लो भाई, 13 से काटेंगे 3 6 78, 13 से काटेंगे 13 चक्कू 52, कितना बचा 11, एक उतारेंगे 13 8 104, 13 8 104, 13 9 117 होता है। तो यहाँ पे फिर 3 6 78, 6 से काटेंगे 6 8 48 और 6 1 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, 104 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही 94 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 16.2 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की जो चाल है वो 61 किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरी जो रेलगाड़ी है उसकी चाल क्या होगी। अब आपको पता है कि यहाँ पे समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ पे टाइम कितना लगता है 16.2 सेकेंड लगता है। अब आपको पता है कि रेलगाड़ी के केस में दूरी हमेशा जुड़ती है, तो 104 और 94 आपका कितना हो गया 198, और पहली जो चाल है वो कितनी है आपकी 61 है, तो दूसरी हमने चाल मान ली x है और एक ही दिशा में जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, और इसे किलोमीटर पर घंटे में माना है, और ओवरऑल इससे हम क्या करेंगे फिर आपका मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, तो 5/18 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 10 लिख सकते हैं, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 1 2, फिर आपका 9 से कट जाएगा 9 दूनी 18 और 9 9 81, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 22 दूनी 44, यानी कि 61 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई 44, तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी 61 माइनस 44, यानी कितना जाएगा आपका 17 किलोमीटर पर आवर। सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो x का मान क्या होगा। देखो 25 का जो सीपी है वो x के एसपी के बराबर है, इसका मतलब है सीपी और एसपी का जो अनुपात है वो कितना है x/25 है, क्लियर। अब देखो 25% का फायदा होने का मतलब क्या हुआ 1/4, यानी कि 4 पे 1 का फायदा हो रहा है, यानी कि सीपी अगर 4 है तो एसपी 5 है, एसपी की वैल्यू 25 दी, यानी कि 5 की वैल्यू 25 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी 5, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 5 20, तो 20 आपका करेक्ट होगा, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का तृतीया जो अनुपात है वो 32 है और दूसरी संख्या जो है वो 16 है, तो पहली संख्या क्या होगी। अगर 3 संख्याएं दी हैं तो तृतीय अनुपाती क्या होता है, बीच वाली संख्या का वर्ग आसपास वाली के गुणनफल के बराबर होगा, तो बीच वाली संख्या यानी कि 16 का जो वर्ग है वो आसपास वाले के गुणनफल के बराबर होगा, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होगा, तो 16 × 16 बराबर a × 32, तो 16 दूनी कितना हुआ 32, 2 से काटेंगे 8 बार जाएगा, यानी कि पहली संख्या कितनी जाएगी 8, तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, एक माता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का जो योगफल है वो 50 वर्ष है। 5 वर्ष पहले माता की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, माता की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो वर्तमान आयु का जो योगफल है माता का और डॉटर का वो कितना दिया हुआ है 50 वर्ष दिया है। 5 वर्ष पहले की बात बता रहा है कि जो डॉटर है वो x की अगर है तो मदर जो है वो कितने की है 7x की है, क्योंकि वो इसकी 7 गुनी है, तो वर्तमान में इसकी डॉटर की एज क्या होगी x+5 होगी और मदर की एज क्या होगी 7x+5 होगी, और इसका सम 50 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 7 और 1 कितना हुआ 8x की वैल्यू कितने के बराबर जाएगी 40 के बराबर, तो 8 पंचे 40, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो मदर की वर्तमान एज क्या होगी 7x+5, यानी कि 7 × 5 = 35, 5 40,
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 2601 और स्क्वायर रूट ऑफ, तो यहां पे आपको स्क्वायर पता होनी चाहिए तो आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कितना होगा? अंडर रूट एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ 2601 आपको पता है कि यहाँ पे 51 का अगर स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो ये 50 से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है, तो एक ज्यादा है तो एक का वर्ग 0 1 हुआ, और जितना ज्यादा है उतना 25 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो 2601 किसका स्क्वायर होगा? आपका 51 का। तो यहाँ पे कितना जाएगा? आपका 51 आएगा। और ये किसके बराबर होगा? आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1089। 1089 जो है वो 33 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 33 आएगा प्लस 18, और ओवरऑल इसे गुणा करना है 35 से, तो 33 और 18 51 हुआ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट एक्स की वैल्यू 35 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी? 35 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 1225, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि 380 मीटर लंबी एक ट्रेन 340 मीटर लंबी एक स्थिर ट्रेन को 16 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी ट्रेन के केस में क्या होगा? ऐड करके निकालेंगे, तो 380 और 340 कितना हुआ? 720, और टाइम कितना लगता है? 16 सेकंड। तो इसे सॉल्व कर लो भाई, ये मीटर पर सेकंड में आया, इसे किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना है, तो 18/5 से गुणा करेंगे, तो 5 से अगर हम डिवाइड करें तो 5 चिक्कन 5 और 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, 16 नमा 144, 18 नमा कितना हुआ? 162, यानी कितना जाएगा? 162 किलोमीटर पर आवर। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि 70,000 रुपए की धनराशि 3% चक्रवृद्धि ब्याज दर से एक्स वर्षों में 74,263 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, यानी कि ये पूछ रहा है कि एक्चुअल में कितने टाइम में ये धनराशि इतनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, अगर ब्याज की दर 3% है, इसका मतलब है 3/100, धनराशि जो है वो 100 से कितनी हो जाती है? 103 हो जाती है, यानी कि मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात है वो एक साल में कितना है? 100 और 103 है। तो कहीं ना कहीं ये 100 और 103 का या तो स्क्वायर बनेगा या क्यूब बनेगा। अगर स्क्वायर बनेगा तो 2 वर्ष होंगे, अगर क्यूब बनेगा तो 3 वर्ष होंगे। अब देखो यहाँ पे मूलधन कितना है? 70,000 है, और मिश्र धन कितना हो जाता है? 74,263। तो 7 से काट सकते हैं, यहाँ पे कितना जाएगा? 10,000, और 7 से काटेंगे 7 1 7, न जाने का 0, 7 6 42, और फिर न जाने का 0, 7 9 63। अब देखो 10,000 है, तो ये 100 का स्क्वायर ही तो है, तो इसका मतलब ये 103 का स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर होने का मतलब ऐसा कितने साल में होगा? 2 साल में होगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कर रहा है? आंकड़ा समुच्चय ये दिया हुआ है, इसकी माध्यिका आपको बतानी। तो माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले जो संख्या है उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, फिर उसके बाद अगर संख्याओं की जो संख्या है वो सम संख्या है तो माध्यिका क्या होगी? n/2 पद, फिर n/2 प्लस बनवा पद बाई 2 होगा। और अगर विषम संख्या, संख्याओं की संख्या विषम है, तो माध्यिका क्या होगी? n+1/2 पद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या कितनी है? 2 2 4 2 6, यानी कि जो माध्यिका होगी वो कैसे निकालेंगे? n/2 पद प्लस n/2 प्लस बनवा पद बाई 2 से। तो पहले इसे हम बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं, तो सबसे पहले 12 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर 31 आएगा, फिर 36 आएगा। तो 6 अगर संख्या है तो तीसरा पद प्लस चौथा पद बाई 2, ये आपकी माध्यिका होगी, क्योंकि n/2 यानी कि 6/2 करेंगे तो तीसरा पद, फिर 6/2 यानी कि तीसरा प्लस 1 यानी कि चौथा पद बाई 2। तो तीसरा पद क्या है आपका? 22 है, और चौथा पद क्या है? 27 है बाई 2। तो 49 का आधा कितना हो जाएगा आपका? 24.5। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों 4 दिन काम करते हैं और फिर एक काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम को करने में बी को कितना समय लगेगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक काम को 12 दिन में करता है और बी जो है वो काम को 36 दिन में करता है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 36, 12 3 36, 36 1 36, यानी कि एक दिन में 3 लड्डू बनाता है और ये 1 लड्डू बनाता है। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 4 लड्डू बनेंगे। इन्होंने 4 दिन काम किया तो 4 चक्कू 16 लड्डू बन गए। बचे कितने लड्डू बनाने के लिए? 20। अब ये सारे के सारे लड्डू बी को बनाने, बी एक दिन में 1 लड्डू बनाता है, तो 20 लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा? 20 दिन। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका
बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस क्लास को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।